नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। मालासेरी की डूंगरी में अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। दरअसल भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल है मालासेरी की डूंगरी। सुबह 9 बजे दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:30 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:35 पर प्रधानमंत्री मोदी मालासेरी डोंगरी के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:20 पर प्रधानमंत्री मोदी मालासेरी की डोंगरी पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। बीते 2 महीने की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले वो उदयपुर आए थे और वहां आदिवासी सम्मेलन में मानगढ़ धाम में वो पहुंचे थे और अब वो आ रहे हैं राजस्थान के एक बार फिर से दौरे पर। और ये कार्यक्रम होगा भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर कहां? मालासेरी की डूंगरी। दरअसल भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल है मालासेरी की डूंगरी। लेकिन अगर इसको दूसरे नजरिए से समझे और इस इलाके को राजनीतिक तौर पर समझे तो इस इलाके से वर्तमान स्थिति में बीजेपी का एक भी गुर्जर नेता विधायक नहीं है, जबकि इसी बेल्ट से 8 गुर्जर नेता विधायक बने हैं, जिनमें से 7 कांग्रेस से जीते, 1 बसपा से जीते, जोगिंदर अवाना, जो बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए। और इस लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। क्या यहां आकर प्रधानमंत्री मोदी 2018 में जो बीजेपी का सूखा था उस सूखे को खत्म करने की कोशिश करेंगे? और क्या यहां से कोई राजनीतिक संदेश दिया जाएगा? क्योंकि यहां की सीटों पर बीजेपी लगभग 0 और पूरे राजस्थान की बात कर ली जाए तो पूरे राजस्थान में 20 से ज्यादा ऐसी सीटें जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं, जहां वो डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर हैं। तो इस लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। सुबह 9 बजे के आसपास दिल्ली से उदयपुर के लिए वो रवाना होंगे और सुबह 10:30 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे। 10:35 पर प्रधानमंत्री मोदी मालासेरी डूंगरी के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:20 पर प्रधानमंत्री मोदी मालासेरी की डूंगरी पहुंच जाएंगे। और बात करते हैं पेपर लीक प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया। गहलोत सरकार ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग। आज मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में वक्तव्य दिया और वक्तव्य देते हुए शांति धारीवाल ने विपक्ष की मांग खारिज करते हुए कहा, राजस्थान की पुलिस जांच में पूरी तरह से सक्षम है। पेपर लीक दोषियों के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। आज से पहले किसी सरकार ने पेपर लीक प्रकरण में ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा गहलोत सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरे मामले पर एजेंसियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। विपक्ष के पास किसी भी मंत्री या कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई भी सबूत हो तो जांच एजेंसियों का सहयोग करें। कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। पेपर लीक कांड के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई, बातचीत हुई और सार्थक बहस नजर आई। लेकिन बीजेपी 2 तरफा सरकार को घेर रही है। संसद से लेकर सदन तक बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। जहां सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल जवाब किए गए। वहीं सड़क पर किरोड़ी लाल मीणा सीबीआई जांच की मांग को लेकर कूच करते नजर आए। लेकिन सरकार की तरफ से शांति धारीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई सीबीआई की जांच की मांग नहीं, इस मांग को खारिज किया जाता है। हमारी पुलिस सक्षम है जांच करने के लिए, सक्षम है जो भी दोषी है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। सच्चाई यह भी है कि देश के अंदर शायद ही कोई मामला होगा जहां पेपर लीक के मामले को लेकर सीबीआई को जांच सौंपी गई हो। ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं। हाँ, यह जरूर है कि राजस्थान के अंदर दर्जन भर के आसपास मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं।
उनमें से कई ऐसे हैं जिन पर अभी भी विचार चल रहा है, कई ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी मामला प्रक्रियाधीन है और शायद इस तरफ भी सरकार सोच रही है कि अगर ये मामला सीबीआई को दे दिया गया तो फिर क्या ऐसा नहीं होगा कि उस पेपर को लेकर पेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार यह भी कह रही है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो 15-15 साल तक परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। हालांकि इसको लेकर मतभेद हो सकता है, क्योंकि जो जांच होगी वो पेपर लीक से जुड़े मामले में दोषियों पर होगी और अगर परीक्षा को सरकार दोबारा आयोजित कराना चाहती है तो ऐसा शायद होगा कि सीबीआई उसके बीच में आएगी। और बात करते हैं बिजली कटौती की मार झेल रहे उद्योगों के लिए बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर। लंबे समय के बाद जारी औद्योगिक इलाकों की कटौती पर रोक। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने तीनों डिस्कॉम एमडी को पत्र लिखा है। उद्योगों में 75% की लोड शेडिंग पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। उद्योगों में शाम 5 बजे से 8 बजे तक 75% लोड कम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में उद्यमियों का विरोध इसको लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में शाम के वक्त बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था करके कटौती रोकी गई। गांव, नगरपालिका क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर 1-1 घंटे की कटौती यथावत और बिजली की उपलब्धता के आधार पर इन इलाकों में कुछ दिनों से राहत है। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली पंजाब सरकार की, जहां अब तक के सबसे ज्यादा डीजीपी। पंजाब सरकार ने दी 7 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को पदोन्नति। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब 13 हो गई है डीजीपी का दर्जा प्राप्त अफसरों की संख्या, यानी कि पंजाब के अंदर इस वक्त 13 डीजीपी है। 2017 में पंजाब में 12 अफसरों के पास था महानिदेशक का दर्जा और उस रिकॉर्ड को मान सरकार ने तोड़ दिया है। 23 जनवरी को 1993 बैच के 7 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया और उसके बाद डीजीपी की पंजाब में संख्या 13 हो गई है। वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका ने लिखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र। हरियाणा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं अशोक खेमका और उनको ट्रांसफर वाले अफसर भी कहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी एक पद पर बहुत मुश्किल है कि 1 साल भी रुक पाए, उससे पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। उसके पीछे की वजह बताई जाती है उनकी ईमानदारी। बहरहाल मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सतर्कता विभाग में एक कार्यकाल देने की मांग की है। मुख्यमंत्री से की भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की पेशकश। दरअसल खेमका ने एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। जरा सोचिए, 31 साल के करियर में 31 साल की सरकारी नौकरी के दौरान 56 पोस्टिंग हो चुकी है, यानी कि हर 6 महीने से भी कम वक्त में पोस्टिंग हुई। अशोक खेमका की इस तरीके से पोस्टिंग हुई और इसलिए हम कह रहे थे कि उनको ट्रांसफर अफसर भी कहते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करियर का त्याग कर दिया। हरियाणा सरकार ने 9 जनवरी 2023 को आईएएस खेमका का तबादला किया। वर्तमान में अभिलेखाकार विभाग में एसीएस के रूप में अशोक खेमका काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और जरा सोचिए, कोई मंत्री जी हो और उनको देरी से कुर्सी मिले तो क्या होगा? वो बौखलाए। देरी से कुर्सी मिलने के कारण मंत्री जी बौखला गए। बात हम कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मंत्री हैं एसएम नासिर साहब। उनको कुर्सी मिलने में देरी हुई तो हंगामा हो गया। मंत्री जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके। जरा सोचिए, उल्टा ही हो रहा है। अमूमन यह होता है कि कोई मंत्री अगर अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे तो कार्यकर्ता हुटिंग करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं। यहां मंत्री जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही पत्थर फेंके। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल यह कि मंत्री जी फिर अब जीतेंगे कैसे? अगर कार्यकर्ताओं से इतनी नाराजगी होगी, कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी होगी, तो चुनाव में जीतेंगे कैसे? दरअसल त्रिवुल्लूर में पार्टी कार्यकर्ता ने कर दी थी कुर्सी लाने में देरी और इस पर मंत्री एसएम नासिर आग बबूला हो गए।
तमिलनाडु के दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री है MS नासिर साहब। हालांकि यह सच है कि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब बात करते हैं 5 न्यायिक अधिकारियों के तबादले की। एक एक करके आपको बताते हैं किनको कहां जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले प्रमिल कुमार माथुर को जयपुर रालसा में सदस्य सचिव लगाया गया है। दूसरे नंबर पर हैं माधवी दिनकर, उनको जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली में जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा नाम है अजय शुक्ला जी का, जिनको महानगर 1 जयपुर न्यायालय 3 में जज पारिवारिक लगाया गया है। चौथा नाम है प्रदीप कुमार वर्मा, जिनको जज कमर्शियल कोर्ट अलवर के अंदर जिम्मेदारी दी गई है। भवानी शंकर पांड्या जी को MACT कोर्ट 2 उदयपुर में जिम्मेदारी दी गई। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने आदेश जारी कर दिया। ड्रग डिपार्टमेंट की तीसरी आंख में मोतियाबिंद। जरा सोचिए, अक्सर हम बात करते हैं तीसरी आंख, ये सब कुछ देख रही है, लेकिन सोचिए किसी विभाग की अगर तीसरी आंख में ही मोतियाबिंद हो जाए तो फिर क्या होगा। दरअसल हम बात करें फूड एंड ड्रग कमिश्नरेट की सिटिंग व्यवस्था में बदलाव से जुड़ी खबर की। हाल ही में ड्रग मुख्यालय में बैठने लगे कमिश्नर और अन्य अफसर। बदलाव के साथ ही ड्रग मुख्यालय के हर कक्ष में कैमरे डाउन कर दिए गए। कक्ष की खुफिया मॉनिटरिंग के लिए कैमरों का फोकस आउट कर दिया गया है। कमोबेश हर कक्ष में नए अफसरों की कैमरों को 90 डिग्री पर यूं किया फोकस ताकि कैमरे की जद से बाहर हो जाए कक्ष में आवाजाही का पूरा मूवमेंट। हालांकि पूर्व में भी निस्सा के हनन से जुड़े इस फैसले का विरोध हो चुका है, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के आला अफसरों की मनमानी से ये कैमरे नहीं हटे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फोकस आउट कैमरों का होगा सही जगह उपयोग, क्योंकि जिस उपयोग के लिए इन कैमरों को लगाया गया, अगर वो उपयोग करना ही नहीं तो कम से कम इनको यहां से हटाकर किसी और जगह इंस्टॉल कीजिए, जहां कम से कम इन पैसों का, इन कैमरों का सदुपयोग हो सके।